नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बिहार में राजनीतिक संकट गहराया। नीतीश कुमार की आज राज्यपाल से मुलाकात। जीतन राम मांझी ने रबर स्टैंप बनाने से किया इनकार। मंत्रिमंडल विस्तार का ऐलान। दिल्ली में 2 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान। मतगणना के लिए चुनाव आयोग ने किए काउंटिंग बूथों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। परमाणु संयंत्र दुर्घटना में सप्लायर से हट जाने की मांग नहीं कर सकेंगे पीड़ित, लेकिन ऑपरेटर को सप्लायर की जिम्मेदारी तय करने का अधिकार। स्वाइन फ्लू से दिल्ली में एक और शख्स की मौत। राजस्थान में 81 और तेलंगाना में 41 लोग इस साल चढ़े बीमारी की भेंट। हिमाचल में भी मिला पहला मरीज। पूर्वी यूक्रेन में सरकार और विद्रोहियों के बीच घमासान युद्ध। हजारों लोग घर छोड़ने को मजबूर। अमेरिका ने रूस पर लगाया वैश्विक व्यवस्था भंग करने का आरोप। बिहार में जेडीयू विधायक दल के नेता के तौर पर नीतीश कुमार आज राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कुर्सी छोड़ने से इनकार करते हुए नीतीश कुमार को विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने की चुनौती दी है। बिहार में जारी सियासी उठापटक के बीच अब सबकी नजरें राजभवन पर हैं। रविवार को दिल्ली में बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर पद छोड़ने से इनकार कर दिया। जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार पर तीखे हमले किए और उन्हें विधानसभा में बहुमत हासिल करने की चुनौती दी। अगर उस दिन मान लीजिए कि वो उनका मेजोरिटी हो जाती है तो हम स्टेप डाउन कर जाएंगे, और नहीं तो मेजोरिटी नहीं हुई तो उन लोग को अपना जो आज कर रहे हैं वो सदा इलीगल करना है। पार्टी प्रेसिडेंट को कहीं अधिकार नहीं है लेजिस्लेचर पार्टी की बैठक को बुलाना। बीजेपी के समर्थन के सवाल पर जीतन राम मांझी ने कहा कि जो भी मदद करेगा वो उसका समर्थन लेंगे। उन्होंने बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार को जेडीयू विधायक दल के नेता के तौर पर मान्यता दिए जाने और विधायक दल की बैठक बुलाने को असंवैधानिक करार दिया। वे आज राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी से मिलकर मंत्रिमंडल विस्तार की अनुमति मांगेंगे। रविवार को बिहार जेडीयू के अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह की अगुवाई में आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई और निर्दलीय विधायकों के साथ राजभवन पहुंचकर नीतीश कुमार के समर्थन में 130 विधायकों की सूची सौंपी गई। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष ने जीतन राम मांझी की जगह नीतीश कुमार को जेडीयू विधायक दल के नेता के तौर पर मान्यता दे दी। जेडीयू और कांग्रेस इस राजनीतिक संकट के लिए बीजेपी को जिम्मेदार बता रहे हैं। इसकी स्क्रिप्ट दिल्ली में लिखी गई है। श्री अमित शाह इसके संचालक हैं और उन्हीं के इशारे पर जनता दल में टूट हुई है। उन्हीं के इशारे पर विधानसभा को भंग कराने के प्रयास जारी हैं। जिस तरह से जेडीयू की सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है, शायद इस तरह की राजनीति इस मुल्क में पिछले 10 वर्ष से देखी नहीं गई। रविवार को जीतन राम मांझी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। हालांकि उन्होंने इस मुलाकात के दौरान बिहार राजनीतिक संकट पर बातचीत से इनकार किया। उधर बीजेपी का कहना है कि वो स्थिति पर नजर रखे है। बिहार की स्थिति के लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार जी। पहले तो जनादेश लिया था बीजेपी के साथ और बीजेपी को छोड़कर चले गए प्रधानमंत्री की इच्छा में। इस बीच राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी ने नीतीश समर्थक बिहार के 20 मंत्रियों के इस्तीफे स्वीकार कर लिए। 2 मंत्रियों को पहले ही मंत्रिमंडल से हटाया जा चुका है। 243 सदस्यों वाली बिहार विधानसभा में इस समय 233 विधायक हैं। इसमें जेडीयू के 111, बीजेपी के 87, आरजेडी के 24, कांग्रेस के 5 विधायक हैं। सदन में बहुमत के लिए 117 का जादुई आंकड़ा जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार के राजनीतिक संकट को लेकर संविधान मामलों के जानकार केटीएस तुलसी का कहना है कि सदन का विश्वास खो चुके नेता अगर राज्यपाल से विधानसभा भंग करने की सिफारिश करते हैं तो सिफारिश मानने के लिए बाध्य नहीं है। राजनीतिक दलों से बात करके नई सरकार बनाने की संभावना जरूर राज्यपाल तलाश सकते हैं। After having come in minority, if he makes the recommendation for dissolution of the House, that is not binding on the governor. And the governor still has to explore the possibilities of forming any other government. So the governor will eventually have to call the leaders of all the parties in the Vidhan Sabha and ask them if any of them can stake a claim to form the government. And if anybody does take a claim, then they have to be given an opportunity
to prove their majority on the floor of the House. वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव में 2 मतदान केंद्रों पर आज दोबारा वोटिंग हो रही है। चुनाव पर्यवेक्षकों की जांच के बाद यहां पुनर्मतदान कराने का फैसला लिया गया था। जिन मतदान केंद्रों में पुनर्मतदान हो रहा है उनमें दिल्ली कैंट विधानसभा क्षेत्र का पोलिंग बूथ नंबर 31 और रोहतास विधानसभा का 132 नंबर मतदान केंद्र शामिल है। वोटिंग शाम 6 बजे तक चलेगी। दिल्ली की सभी 70 सीटों पर 7 फरवरी को मतदान हुआ था, जिनके नतीजों का ऐलान कल यानी 10 फरवरी को होगा। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर नतीजों का ऐलान कल होना है। सियासी दल जीत के दावों के साथ मंगलवार तक इंतजार करने की बात भी कह रहे हैं। इस बीच रविवार को दिल्ली प्रदेश बीजेपी की बैठक हुई, जिसमें सूबे के बीजेपी नेताओं के साथ पार्टी उम्मीदवारों ने भी शिरकत की। दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों पर शनिवार को हुए मतदान के बाद सभी पार्टियों में बैठकों और चर्चाओं का दौर जारी है। रविवार को प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने पार्टी नेताओं और उम्मीदवारों के साथ बैठक की। सतीश उपाध्याय ने प्रत्याशियों से उनके विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी की स्थिति का जायजा लिया। इस बीच बीजेपी की मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार किरण बेदी ने सूबे में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। बीजेपी की सरकार जरूर बनेगी। कुछ सीट्स में क्लोज फाइट हो सकती है, लेकिन कुछ सीट्स में आगे है। मेरा विश्वास है कि 10 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार जरूर बनेगी। हार जीत के गणित के बजाय कांग्रेस ने कहा है कि दिल्ली की जनता उसके लिए जो भी फैसला देगी पार्टी उसको मंजूर करेगी। पार्टी की प्रचार समिति के अध्यक्ष अजय माकन ने कहा कि नतीजों के आधार पर पार्टी अपनी भूमिका निभाएगी। कांग्रेस ने मंगलवार तक इंतजार करने की बात भी कही है। हम फाइनल रिजल्ट आने के बाद ही इसमें एक ओपिनियन कर सकते हैं क्या कितना परसेंटेज ऑफ वोट्स है कांग्रेस। इस बीच एग्जिट पोल में बढ़त के अनुमानों के बीच आम आदमी पार्टी ने भी अंतिम नतीजों का इंतजार करने की बात कही है। अभी 10 का इंतजार करिए, 10 तारीख का। दिल्ली में इस बार सभी सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला देखा गया। सूबे के विधानसभा चुनाव पर पूरे देश की निगाहें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। चुनाव आयोग ने दिल्ली के 14 मतदान केंद्रों पर ईवीएम मशीनों की सुरक्षा के लिए करीब 10,000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया है। तो इन मतगणना केंद्रों पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी निगरानी का काम कर रहे हैं। वहीं बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के इस कदम पर ऐतराज जताया है। तो चुनाव आयोग ने किसी तरह की गड़बड़ी की आशंका को खारिज किया है। 7 फरवरी को शांतिपूर्ण मतदान के बाद चुनाव आयोग ने वोटों की गिनती के काम को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। दिल्ली में 14 मतगणना केंद्रों पर वोटों की गिनती कल होगी। चुनाव आयोग ने सभी मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी काउंटिंग सेंटर पर लगातार निगरानी का काम कर रहे हैं। हमें उसकी पूरी सुरक्षा के लिए हमें यहाँ पे रखा है। अरविंद सर का मैसेज आया है ऊपर से, उन्होंने कहा है इसलिए हम यहाँ पर हैं। आम आदमी पार्टी ने ईवीएम में टैंपरिंग और गड़बड़ी की आशंका जताई थी, जिसको चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया था। इस बीच बीजेपी ने मतगणना केंद्रों पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं की निगरानी पर सवाल उठाए हैं। Everywhere the elections are being held with EVM. Nowhere in the country, no political party sends its groups to guard them. Everybody has a faith on election commission. But see here, there is a man. This is another evidence of his anarchy. चुनाव आयोग ने सभी मतगणना केंद्रों पर 3 स्तरीय सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया की कड़ी में आयोग ने मतगणना के दौरान वीडियोग्राफी की भी व्यवस्था की है। स्मृति रस्तोगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों से मतभेद बुलाकर सहकारी संघवाद के तहत मिलकर काम करने की अपील की है। नीति आयोग की बैठक में नरेंद्र मोदी ने आयोग में 3 उप समूहों के गठन की घोषणा करते हुए हर राज्य को 2 टास्क फोर्स बनाने के लिए कहा है। बैठक में परियोजनाओं के क्रियान्वयन को तेज करने और उनसे जुड़े लंबित मुद्दों को निपटाने पर भी जोर दिया गया। नीति आयोग के संचालन परिषद की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास, निवेश और समृद्धि के लिए राज्यों के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने राज्यों से देश हित से जुड़े लक्ष्यों को पाने में अपनी भूमिका पुरजोर तरीके से निभाने की गुजारिश की। Thrust of the opening comments of the Prime Minister were in the context of the governance model where you can actually see cooperative federalism at play.
बैठक में प्रधानमंत्री ने नीति आयोग में अलग अलग मसलों पर मुख्यमंत्रियों के 3 उपसमूह बनाने का ऐलान किया। पहला उपसमूह 66 केंद्रीय योजनाओं का अध्ययन कर सुझाएगा कि कौन सी योजनाएं जारी रखनी चाहिए और किसे बंद किया जाना चाहिए। दूसरा समूह राज्यों में कौशल विकास को बढ़ावा देने से जुड़ा होगा। वहीं तीसरा समूह स्वच्छ भारत कार्यक्रम के लिए संस्थागत तंत्र बनाने को लेकर सुझाव देगा। हालांकि कई मुख्यमंत्रियों ने केंद्र से राज्यों को और ज्यादा राशि मुहैया कराने पर जोर दिया। हमने आग्रह किया है कि जो हमारे राज्य हैं उनके लिए स्पेशल स्टेटस बना रहना चाहिए और जो फंडिंग पैटर्न है वो भी यथावत बना रहना चाहिए। और हमने उनसे ये भी आग्रह किया है कि इन राज्यों के अपने भौगोलिक महत्व को देखते हुए केंद्र सरकार को इनके सीमांत क्षेत्रों के विकास का दायित्व पूरी तरीके से उठाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने राज्यों से गरीबी उन्मूलन और कृषि विकास को गति देने के लिए 2 अलग अलग टास्क फोर्स बनाने को भी कहा। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज नक्सल समस्या से निपटने की रणनीति पर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। बैठक में घने जंगलों में नक्सल रोधी अभियान पर विशेष ध्यान देने के साथ पुलिस बलों और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया जाएगा। बैठक में चारों राज्यों के डीजीपी, अर्धसैनिक बलों के प्रमुख और केंद्रीय गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। हाल के दिनों में छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में नक्सली गतिविधियों में तेजी देखने को मिली है। केंद्र सरकार की कोशिश है कि नक्सल पीड़ित इलाकों में राज्यों के सहयोग से नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने की योजनाओं को ठोस रूप दिया जाए। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का मानना है कि आतंकवाद की चुनौती से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मिलकर ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। दिल्ली में राजदूतों और उच्चायुक्तों के 6ठे सम्मेलन को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि आतंकवाद सिर्फ शांति और सुरक्षा के लिए खतरा ही नहीं है, बल्कि इंसानियत और सभ्यता पर भी हमला है। राष्ट्रपति ने कहा कि अच्छे आतंकवाद या बुरे आतंकवाद जैसी कोई चीज नहीं होती। आतंकवाद किसी भी धर्म, विचारधारा या राष्ट्र का सम्मान नहीं करता। Great menace and challenge to humanity, human values. If we are to face ably and squarely, I do feel international cooperation and international action is absolutely called for. और फिलहाल यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। कागज पर उतरी रेखाएं, नेता के माथे चिंताएं, ब्यूरोक्रेसी तनी तनी सी, पब्लिक लेकिन खिली खिली सी। लेता है सबकी वो खबर, धारदार है इसकी नजर। नहीं बोलता ये किरदार, लेकिन सब हैं खबरदार। पढ़ने वाले का जीते मन, सिर्फ एक है वही लक्ष्मण। देखिए विरासत में इस बार आर के लक्ष्मण का कार्टून संसार। Hello and welcome to India's World. Economic policies are now being literally decided not in Athens. See, ultimately there is no such thing as a free lunch. There is too much political stakes in keeping the EU hanging together. Watch experts debate the relationship of Greece with the European Union in India's World, only on Rajya Sabha Television. इतिहास की खूबसूरत दौर से रूबरू कराती बेमिसाल बावलियां, जो हैं वास्तुकला का अद्भुत नमूना। जहां आज भी सैलानी बड़ी संख्या में आते हैं और कैमरे में यहाँ की यादें कैद कर ली जाती हैं। जल्द ही देखिए अस्मिता में एक यादगार सफर, बेमिसाल बावलियां, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। राज्यसभा टेलीविजन की खास श्रृंखला महामहिम राज्यपाल में आपका स्वागत है। शैक्षिक क्षेत्र है, ये लोकतंत्र का 5वां स्तंभ है। लोकतंत्र को बनाने में, लोकतंत्र को संवर्धित करने में, लोकतंत्र को सुधारते रहने में
ये बहुत बड़ा काम। महामहिम राज्यपाल में इस बार गोवा की राज्यपाल मृदुला सिन्हा से मुलाकात, सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। देश के कई इलाकों में स्वाइन फ्लू से मौत का सिलसिला जारी है। दिल्ली में बीमारी से एक और शख्स की मौत हो गई है। इसके साथ बीमारी से मरने वालों की तादाद 6 हो गई है। वहीं हिमाचल प्रदेश में स्वाइन फ्लू का पहला केस सामने आया है। गुजरात और राजस्थान में स्वाइन फ्लू की सबसे ज्यादा चपेट में है। गुजरात में 81 और राजस्थान में 80 से ज्यादा लोगों की जान स्वाइन फ्लू ने ले ली है। तेलंगाना में 41 लोग इस साल H1N1 वायरस से अपनी जान गंवा चुके हैं। स्वाइन फ्लू से देश भर में अब तक 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लंबे वक्त से टल रही बीसीसीआई की सालाना आम बैठक अगले महीने 2 मार्च को चेन्नई में होगी। कल बोर्ड की कार्यकारी समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया है। बैठक में कार्यकारी समिति ने आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने पर चर्चा की और कानूनी सलाह के मुताबिक काम करने का फैसला लिया। इसके अलावा क्रिकेट खिलाड़ियों की मासिक स्कीम को 50% बढ़ाने का भी फैसला लिया गया है। हालांकि बोर्ड के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा कि एन श्रीनिवासन के मुद्दे को लेकर चर्चा नहीं की गई है। It has been decided by the working committee that the annual general body meeting will take place on 2nd of March at 9:30 am in Chennai. So AGM date has been finalized, and as per the Supreme Court directive that elections had to take place within 6 weeks. So that's why the AGM date, which was very important and crucial, that has been fixed for 2nd of March. केंद्र सरकार ने अमेरिका के साथ हुए सैन्य परमाणु करार से जुड़े ब्यौरे को सार्वजनिक किया है। इसके मुताबिक किसी भी परमाणु दुर्घटना में प्रभावित होने वाले लोग आपूर्ति करने वाली विदेशी कंपनियों पर हर्जाने का दावा नहीं कर सकेंगे। हालांकि परमाणु रिएक्टरों की परिचालक कंपनियों को अनुबंध की शर्तों के तहत इन विदेशी कंपनियों पर क्षतिपूर्ति का दावा करने का अधिकार होगा। साथ ही सरकार ने साफ किया है कि सैन्य परमाणु दायित्व अधिनियम यानी CLND 2010 में कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। विदेश मंत्रालय के मुताबिक नीतिगत अड़चनों को सुलझाने के लिए दोनों देशों के परमाणु संपर्क समूह के बीच 3 दौर की बातचीत के बाद सहमति बनी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की भारत यात्रा के दौरान असैन्य परमाणु करार हुआ था। स्विट्जरलैंड के बैंक HSBC में भारतीय खाताधारकों के नाम और जमा रकम को लेकर खुलासा हुआ है। इसमें 1195 भारतीयों की खातों और उनमें 25,420 करोड़ रुपए होने की जानकारी सामने आई है। इसमें कई बड़े उद्योगपतियों, राजनीतिक हस्तियों और NRI के नाम शामिल हैं। ये सूची फ्रांस के अधिकारियों की तरफ से 2011 में मुहैया कराई गई 628 लोगों की संख्या से दुगनी है। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक ये सूची HSBC बैंक के 2006-2007 वित्तीय वर्ष की है। इस दौरान बैंक में 200 देशों के खाताधारकों के $100 बिलियन जमा है। अखबार ने यह दावा एक ग्लोबल प्रोजेक्ट के तहत वॉशिंगटन के इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट और ले मोंड अखबार के साथ छानबीन के बाद किया गया है। पूर्वी यूक्रेन में सरकार और विद्रोहियों के बीच घमासान युद्ध जारी है। इस बीच सेना ने सामरिक रूप से महत्वपूर्ण डेबोल्सिव रेलवे हब पर अपना नियंत्रण बनाए रखा है। हालांकि इसके लिए उसे विद्रोहियों से कड़ी टक्कर भी मिल रही है। इस बीच अमेरिका ने रूस पर वैश्विक व्यवस्था बिगाड़ने का आरोप लगाया है। पूर्वी यूक्रेन की रूस से लगी उस्पिंका सीमा पर गाड़ियों की यह कतार उन निवासियों की है जो दोनेस्क में चल रहे युद्ध से परेशान होकर रूस की सीमा में प्रवेश करना चाहते हैं। Опасно там реально, там где мы жили, там опасно. Вот сейчас позвонили, там друг, у него дом такой козырный был, вот ночью прилетел к нему, расфигачило дом, ну там не полностью, стекла повылетало, там крышу повредило. इस बीच सामरिक रूप से महत्वपूर्ण डेबाल्सिव रेलवे हब पर नियंत्रण को लेकर रूस की सेना और विद्रोहियों के बीच संघर्ष जारी है। हालांकि सरकारी सेना का यहां नियंत्रण बना हुआ है। बढ़ते हुए कलह के बीच संयुक्त राष्ट्र ने यूक्रेन के साथ अपनी प्रतिबद्धता जताई है। दूसरी तरफ अमेरिका ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर वैश्विक शांति भंग करने का आरोप लगाया है। Hopefully, he will come to a point where he realizes the damage he is doing is not just to the global order and the process, but he is doing enormous damage to Russia itself. And I'm convinced, I think most people are convinced, that each month that goes by
that will catch up to him ultimately in Russia itself. यूक्रेन संकट को खत्म करने के लिए बेलारूस सामने आया है। रविवार को पुतिन और बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के बीच मुलाकात हुई। इसमें कॉन्फ्रेंस कॉल के जरिए जर्मनी और फ्रांस के नेताओं ने भी हिस्सा लिया। अब इन नेताओं की बुधवार को मिन्स्क में एक और अहम बैठक होगी। उम्मीद है कि इस बैठक में कुछ नतीजे सामने आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मिस्र में एक फुटबॉल मैच के दौरान मची भगदड़ में 22 लोगों की मौत हो गई है। यह हादसा उस वक्त हुआ जब नेशनल लीग के तहत खेले जा रहे मैच को देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक एयर डिफेंस स्टेडियम के बाहर जमा हो गए। पुलिस ने सीमित सीटों का हवाला देते हुए जब उन्हें अंदर जाने से रोकने की कोशिश की तो ये लोग भड़क गए। अफरा तफरी और झड़प के चलते कई लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और कई लोग जख्मी हुए हैं। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया है। मिस्र में फुटबॉल मैचों के दौरान अक्सर भगदड़ और झड़प की घटनाएं सामने आती हैं। नाइजीरिया में राष्ट्रपति चुनाव टलने के बाद अब नेता लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जनरल मोहम्मद बुहारी ने चुनाव आयोग के फैसले पर निराशा जाहिर की है। नाइजीरिया में राष्ट्रपति चुनाव के लिए 14 फरवरी की तारीख तय की गई थी, लेकिन अब सुरक्षा कारणों के चलते इसे बढ़ाकर 28 मार्च कर दिया गया है। नाइजीरिया में आतंकी संगठन बोको हराम की बढ़ती वारदातों के चलते राष्ट्रपति चुनाव पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। I wish to state strongly that our party will not tolerate any further interference with the electoral process. The rescheduled elections of 28th March and April 11th, 2015 अमेरिकी शहर बोस्टन में भारी बर्फबारी हुई है। खुली पार्किंग में गाड़ी खड़ा करना अब यहां मुश्किल हो गया है। गाड़ियों के ऊपर भारी बर्फ जम जाने से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कई स्कूलों में छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। माफ कीजिएगा, कई स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। प्रशासन के साथ स्थानीय लोग भी बर्फ हटाने में मदद कर रहे हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि मंगलवार को दोपहर भीषण बर्फीले तूफान का सामना करना पड़ सकता है। इस साल अमेरिका में कई इलाकों में भयंकर बर्फबारी हुई है। केरल में चल रहे 35वें राष्ट्रीय खेलों के 8वें दिन टेनिस महिला सिंगल्स का स्वर्ण पदक गुजरात की अंकिता रैना ने जीता है। वहीं पुरुष सिंगल्स में तमिलनाडु के रामकुमार रामनाथन ने स्वर्ण पदक हासिल किया। दूसरी तरफ महिला डबल्स में गुजरात की अंकिता रैना और ईटी मेहता ने स्वर्ण हासिल किया और तेलंगाना के साकेत माइनेई और विष्णुवर्धन ने पुरुष डबल्स में स्वर्ण हासिल किया है। तीरंदाजी के मुकाबलों में कंपाउंड मिक्स टीम इवेंट में राजस्थान ने स्वर्ण, कंपाउंड विमेन टीम इवेंट में अरुणाचल प्रदेश और कंपाउंड मेन टीम इवेंट में पंजाब ने स्वर्ण पदक हासिल किया। पदक तालिका में 42 स्वर्ण, 13 रजत और 14 कांस्य पदकों के साथ 69 पदक लेकर सेना पहले पायदान पर बनी हुई है। वहीं 27 स्वर्ण, 36 रजत और 27 कांस्य पदकों के साथ महाराष्ट्र कुल 90 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर है। साथ ही 27 स्वर्ण, 18 रजत और 7 कांस्य पदकों के साथ कुल 52 पदकों के साथ हरियाणा तीसरे स्थान पर है। साल 2015 के ब्रिटिश फिल्म टेलीविजन अकादमी यानी बाफ्टा के पुरस्कारों का ऐलान हो गया है। निर्देशक वेस एंडरसन के चर्चित फिल्म द ग्रैंड बुडापेस्ट होटल ने ओरिजिनल स्क्रीन प्ले, ओरिजिनल म्यूजिक का पुरस्कार जीता। वहीं भौतिकविद स्टीफन हॉकिंस के जीवन पर बनी निर्देशक जेम्स मार्श की फिल्म द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग ने बेस्ट अडॉप्टेड स्क्रीन प्ले के साथ बेस्ट ब्रिटिश फिल्म का अवार्ड भी मिला है। गैर अंग्रेजी भाषी फिल्मों में नामांकन हासिल करने वाली भारत की लंच बॉक्स पुरस्कार जीतने में नाकाम रही। इस श्रेणी में एदा ने पुरस्कार जीता। Rick is really going to be mad about this. No. Thank you to BAFTA. This award is such an honor, and it really goes to our entire boyhood family. और आइए अब आखिर में नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बिहार में राजनीतिक संकट गहराया। नीतीश कुमार की आज राज्यपाल से मुलाकात। जीतन राम मांझी ने रबर स्टैंप बनने से किया इनकार। मंत्रिमंडल विस्तार का ऐलान।
दिल्ली में 2 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान। मतगणना के लिए चुनाव आयोग ने किए काउंटिंग बूथों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। परमाणु संयंत्र दुर्घटना में सप्लायर से हट जाने की मांग नहीं कर सकेंगे पीड़ित, लेकिन ऑपरेटर को सप्लायर की जिम्मेदारी तय करने का अधिकार। स्वाइन फ्लू से दिल्ली में एक और शख्स की मौत। राजस्थान में 81 और तेलंगाना में 41 लोग इस साल चढ़े बीमारी की भेंट। हिमाचल में भी मिला पहला मरीज। पूर्वी यूक्रेन में सरकार और विद्रोहियों के बीच घमासान युद्ध। हजारों लोग घर छोड़ने को मजबूर। अमेरिका ने रूस पर लगाया वैश्विक व्यवस्था भंग करने का आरोप।